हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का चैप्टर नंबर 14। आज का हमारा टॉपिक है न्यू ड्रग डेवलपमेंट। हालांकि ये जो चैप्टर का टॉपिक है ये सिलेबस के अंदर नहीं दे रखा है, बल्कि बुक्स वगैरह के अंदर ये दे रखा है। सिलेबस में सिर्फ कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं जिनके बारे में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है जिसके बारे में आपको समझना है वो है BCS सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। हमको इसके बारे में एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है कि BCS सिस्टम क्या होता है। तो बायोफार्मास्यूटिक्स क्लासिफिकेशन सिस्टम is a system which classify the drug substance on the basis of their minimum aqueous solubility and intestinal membrane permeability। तो पहले ये समझिए कि ये होता क्या है, मैं इसको आपको थोड़ा मोटा मोटा सा समझा दूं। तो ये जो BCS सिस्टम है ये रिलेटेड है ड्रग से, यानी जैसे कि कोई भी दवा है तो उसका जो इंग्रेडिएंट है, कोई भी दवा है उसका जो मेन इंग्रेडिएंट है उसके बारे में हम लोग रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं और देखते हैं और फिर क्लासीफाई करते हैं कि वो जो दवा है वो कितनी ज़्यादा सोल्यूबल है और कितनी ज़्यादा उसके अंदर परमिएबिलिटी है। तो जो अलग अलग दवाएं होती हैं उनके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं और देखते हैं कि वो दवा कितनी ज़्यादा सोल्यूबल है और कितनी ज़्यादा ये समझिए एब्जॉर्बेबल है। समझ में आ रही? दो बातें हैं। एक तो ये कि कोई भी दवा है हमने खाया उसको तो हमारे पेट के अंदर जाके वो कितनी जल्दी डिज़ोल्व हो रही है। समझ में आ रही बात? उसी को हम लोग बोलते हैं सोल्यूबिलिटी उसकी। तो कोई भी दवा है उसकी सोल्यूबिलिटी हम लोग देखते हैं। ऐसे ही फिर वो डिज़ोल्व होने के बाद, टूटने के बाद, फिर उसके बाद हमारे इंटेस्टाइन से वो कितना ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही है, उसका एब्जॉर्प्शन रेट क्या है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी। इन्हीं दो चीज़ों को सामने रखते हुए एक स्टडी की जाती है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं BCS सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब इसके हिसाब से दवाओं को 4 कैटेगरीज के अंदर या 4 क्लासेस के अंदर बांटा गया है। ठीक है ना? इस BCS सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो दवाएं होती हैं उसको चार कैटेगरी के अंदर या 4 क्लासेस के अंदर बांटा गया है कि इसके अंदर सोल्यूबिलिटी कितनी ज़्यादा है, परमिएबिलिटी कितनी है। समझ में आ रही बात? तो आपको ये समझ में आ गया BCS सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है। ठीक है ना? तो हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारे मतलब स्टोमक का एक्वस है, यानी समझिए जो यहाँ पे लिक्विड है उसके अंदर उसका मिनिमम सोल्यूबिलिटी कितनी है। ऐसे ही इंटेस्टाइन के थ्रू कितना ज़्यादा एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड के अंदर पहुँच रही है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी। तो ये 2 चीज़ें हम लोग देखते हैं। अब इसके हिसाब से हम लोगों ने दवाओं को क्लासीफाई किया है। फिर इस तरीके की मतलब रिसर्च करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि मान लीजिए हम लोगों ने दवा तो बना दी ओरली। समझ में आ रही बात? हमने दवा बना दी ओरली, लेकिन वो क्या है, न तो उसका सोल्यूबल रेट ज़्यादा है न तो परमिएबिलिटी ज़्यादा है। तो हमने दवा खाई, वो डिज़ोल्व नहीं होगी, डिज़ोल्व भी नहीं हो रही है और फिर क्या है, वो एब्जॉर्ब होके हमारे ब्लड के अंदर भी नहीं पहुंच रही है। तो बताइए वो दवा काम करेगी कि नहीं करेगी? नहीं करेगी यार। जब वो डिज़ोल्व नहीं हुई, टूटी नहीं और फिर वो क्या है, एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाई, तो वो फिर दवा काम नहीं करेगी। तो इसलिए हम लोग इसको चेक करते हैं कि अगर दवा ऐसी है, इसकी सोल्यूबिलिटी भी कम है, परमिएबिलिटी भी कम है, तो उसको हम लोग अब ओरल रूट से नहीं देंगे। समझ में आ रही बात? वो दवा को हम लोग अब ओरल रूट से नहीं देंगे बल्कि उसको पेरेंटल रूट से देंगे, ताकि वो क्या है जाके अच्छे से काम कर सके। तो समझिए कि एक इसका बेनिफिट हो गया। इस तरीके से क्लासिफिकेशन करने का और भी बहुत सारे इसके क्या है बेनिफिट हो सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसकी क्लासेस देखते हैं। तो सबसे पहली जो फर्स्ट क्लास है उसमें मतलब किस टाइप की दवाएं आती हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाई सोल्यूबिलिटी एंड हाई परमिएबिलिटी ड्रग्स। यानी ऐसी दवा जिसकी सोल्यूबिलिटी भी ज़्यादा है, यानी हमारे स्टोमक के अंदर जाने के बाद वो बहुत जल्दी डिजोल्व हो जाएगी, टूट जाएगी। ऐसे ही क्या है, वो हाई परमिएबिलिटी है, क्या है एब्जॉर्ब भी ज़्यादा हो रही है, तो वो ज़्यादा जाके काम करेगी। तो एक क्लासिफिकेशन ये है। तो दिस क्लास ऑफ ड्रग्स आर कंसीडर्ड सुटेबल फॉर ओरल ड्रग डिलीवरी। तो इस क्लास की जो दवाएं होती हैं उसको ओरल रूट से देने के लिए अच्छा माना जाता है। यानी ये कि चूँकि इसका क्या कहते हैं सोल्यूबिलिटी भी ज़्यादा है और परमिएबिलिटी भी ज़्यादा है, तो ये अच्छे से जाके काम कर सकती है अगर हम इसको ओरल रूट से देते हैं। ठीक है? दूसरी जो इसकी क्लास है, जो कैटेगरी है, वो है लो सोल्यूबिलिटी हाई परमिएबिलिटी। तो इट्स डिसोल्यूशन रेट इज़ लो, सो इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर ओरल रूट। चूँकि इसका जो डिसोल्यूशन रेट है वो कम है, तो इसलिए इसको ओरल रूट के लिए अच्छा नहीं माना जाता, सूटेबल नहीं माना जाता है। लेकिन अगर हम लोग इस दवा को ओरल रूट से देने के लिए बनाते हैं तो फिर उसके अंदर हम लोग कुछ ऐसा काम करते हैं, उसके साथ में कुछ ऐसा मिलाते हैं जो इसके डिसोल्यूशन रेट को बढ़ा दें।
समझ में आ रही बात। तो इस दवाओं को, या पहली बात तो ये कि इस टाइप की जो इस क्लास की जो दवाएं हैं वो क्या है, अच्छी नहीं मानी जाती हैं और सूटेबल नहीं है ओरल रूट के लिए। लेकिन अगर हम लोग उस दवाओं को ओरल रूट से देने के लिए बना रहे हैं तो उसके अंदर कुछ ऐसा मिलाएंगे, कुछ ऐसी चेंजिंग करेंगे कि उसका जो सोल्यूबिलिटी है वो बढ़ जाए। समझ में आ रही बात। चूंकि इसमें लो सोल्यूबिलिटी है तो उसको हम लोग बढ़ाएंगे। ऐसे तीसरी क्लास जो है तो वो है हाई सोल्यूबिलिटी एंड लो परमिएबिलिटी ड्रग। ठीक है ना। इस क्लास की जो दवाएं हैं उनकी सोल्यूबिलिटी क्या है, हाई है, लेकिन परमिएबिलिटी कम है, यानी डिजोल्व तो हो जा रही है, टूट तो जा रही हैं वो, लेकिन क्या है वो एब्जॉर्ब होके ब्लड स्ट्रीम में नहीं पहुंच रही हैं। तब भी वो क्या है, पूरी तरीके से जाएंगी नहीं तो अच्छे तरीके से वो काम नहीं करेंगी। तो इस टाइप की जो दवाएं हैं इनको भी क्या है ओरल रूट से देने के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन अगर ओरल रूट से देने के लिए इसको हम लोग बना रहे हैं, ठीक है ना, अगर ओरल रूट से इसको हम लोग देने के लिए बना रहे हैं तो उसके लिए हमको क्या करना होगा कि उसकी परमिएबिलिटी को हम लोग बढ़ाएं, यानी उसके साथ में कुछ ऐसे चेंजेस करें, उसके साथ में कुछ ऐसी चीज़ें मिला दें कि जिसकी वजह से उसकी परमिएबिलिटी बढ़ जाए, यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड के अंदर पहुँच सके और फिर जाके अपना काम कर सके। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर इसकी वजह से बायो अवेलेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी, यानी दवा अपने साइड पे पूरी तरीके से पहुँचेगी नहीं तो पूरी तरीके से काम भी नहीं कर पाएगी। पता चल रहा है कि आप दवा तो दे रहे हैं 100 mg की, लेकिन वहाँ पे अपने साइट पे पहुँचने के लिए 10 mg 15 mg पहुँच रही है, इसलिए कि वो क्या है एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही है। और चौथी क्लास है वो है लो सोल्यूबिलिटी एंड लो परमिएबिलिटी। इसमें तो दोनों चीज़ें ही कम है, यानी ये तो एक तो ये कि ये डिजोल्व भी नहीं होगी और दूसरे क्या है ये एब्जॉर्ब भी नहीं होगी। तो दिस क्लास ऑफ ड्रग्स है पुअर एंड वेरिएबल बायो अवेलेबिलिटी। क्लास की जो दवाएं हैं उनकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो बहुत पुअर होगी, बहुत कम होगी, बहुत ख़राब होगी। यानी हम लोग खा रहे हैं मान लीजिए 500 mg तो पता चल रहा है कि 25 mg 30 mg 50 mg ही पहुंच रही है, उसको हम लोग बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। तो इस टाइप की जो दवाएं हैं जिनका सोल्यूबिलिटी कम है और परमिएबिलिटी भी कम है, इसलिए जो इस क्लास वाली दवाएं हैं तो उसको ओरल रूट के लिए बिल्कुल भी सुइटेबल नहीं माना जाता है। ठीक, तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि BCS सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है और क्यों इसको किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स, कि क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होता है, इसको आपको समझना है थोड़ा सा। तो क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होते हैं? क्लिनिकल ट्रायल्स आर रिसर्च एंड स्टडीज परफॉर्म्ड विद वॉलंटियर पीपल। क्लिनिकल ट्रायल इज डन टू टेस्ट सेफ्टी एंड एफिकेसी। ये एप्लीकेशन नहीं है, ये एफिकेसी है, इसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, एफिकेसी ऑफ न्यू ड्रग और न्यू सर्जरी प्रोसीजर। तो क्लिनिकल ट्रायल क्या है? तो ये कह रहे हैं क्लिनिकल ट्रायल से एक स्टडीज़ होती है, एक रिसर्च होती है। यानी जैसे कि मान लीजिए कोई नई दवा बनाई गई, मान लीजिए आपने कोई नई दवा डेवलप की, तो ऐसा नहीं है कि तुरंत आप उसको मार्केट में ला देते हैं और बेचना शुरू कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, बल्कि कोई भी दवा बनती है तो कई सारे वो प्रोसेस से गुजरने के बाद तब जाके मार्केट में आती है बिकने के लिए। उन्हीं बहुत सारे प्रोसेस में से एक प्रोसेस होता है क्लिनिकल ट्रायल्स। मान लीजिए हमने एक दवा बनाई और उसके 1000 डोजेस बना दिए क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए। तो अब जो वॉलंटियर पीपल है, वॉलंटियर मतलब कि बोलते हैं, वॉलंटियर का मतलब होता है जो खुद से अपने आप को पेश करें, यानी ये कहे कि आप ये दवा मुझ पे टेस्ट कर सकते हैं, अगर मुझे कोई दिक्कत होती है, मैं मर जाता हूँ, मुझे कोई बीमारी हो जाती है तो उसका जिम्मेदार मैं खुद होऊंगा, आप पे कोई ब्लेम नहीं आएगा। समझ में आ रही बात? तो ऐसे लोगों को हम लोग बोलेंगे वॉलंटियर। जो नई दवा है या जो नया कोई प्रोसीजर है सर्जरी का, तो आप इसको हर एक पे अप्लाई नहीं करते हैं, बल्कि सिर्फ वॉलंटियर पीपल पे उसको अप्लाई करके चेक किया जाता है कि ये जो दवा है या ये जो सर्जरी का प्रोसीजर है ये कितना ज़्यादा सक्सेस है, कितना ज़्यादा क्या ये सेफ है और कितना ज़्यादा कारगर है। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है चेक करने का लोगों के ऊपर, इसको हम लोग बोलते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स। ठीक, एक होता है प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, यानी जानवरों के ऊपर उसको चेक किया जाता है, तो उसमें तो परमिशन लेने की जानवरों से ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन उसका पूरा रूल है कि आपने भी पढ़ा है। ठीक है, तो एक होता है प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, एक होता है उसके बाद फिर आता है क्लिनिकल ट्रायल्स, यानी अब इंसानों पे चेक किया जाता है। ठीक, तो अब इसके अलग अलग टाइप के क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्लिनिकल ट्रायल्स होता क्या है। इसमें थोड़ा सा और अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, इसके टाइप्स अलग, तो इसके क्लिनिकल ट्रायल्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो एक होता है ट्रीटमेंट ट्रायल्स। क्या होता है? ट्रीटमेंट ट्रायल्स। तो दिस इज परफॉर्म्ड फॉर एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट, टेस्ट ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग और फॉर न्यू सर्जरी प्रोसीजर। तो ये जो ट्रीटमेंट ट्रायल है इसको परफॉर्म किया जाता है
ट्रीटमेंट के एक्सपेरिमेंट के लिए, यानी चेक करने के लिए कि ये मतलब जो ट्रीटमेंट है ये कितना ज़्यादा कारगर है, ये दवा है ये कितनी ज़्यादा काम कर रही है। तो इसमें किसी नई दवा को चेक किया जाता है या किसी नई सर्जरी प्रोसीजर को चेक किया जाता है। दूसरा होता है प्रिवेंशन ट्रायल। तो इसके अंदर ये देखा जाता है कि कोई दवा है वो बीमारी को रोकने में कितनी ज़्यादा कारगर है। जैसे कि वैक्सीन आता है तो वैक्सीन को पहले चेक किया जाता है कि ये लोगों पे काम कर रही है कि नहीं कर रही है। ऐसे विटामिन्स हैं वो कितना काम कर रहे हैं। तो ये इस टाइप की जो चीज़ें हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रिवेंशन ट्रायल्स। ऐसे एक होता है स्क्रीनिंग ट्रायल्स। स्क्रीनिंग ट्रायल्स में क्या होता है, तो इसमें मतलब पूरी बॉडी का चेकअप किया जाता है। ये नहीं कि कोई बीमारी है तो उसको चेक कर रहे, नहीं, ये दो चीज़ें होती हैं। एक होता है डायग्नोसिस, एक होता है स्क्रीनिंग। इन दोनों में फ़र्क होता है। स्क्रीनिंग में ना आपको कोई सिम्टम्स वगैरह दिखना ज़रूरी नहीं होता है। आपको लग रहा मुझे कुछ बीमारी है क्या, तो आप गए और अपना चेकअप करवा रहे, तो अलग अलग टेस्ट किया जाता है, अलग अलग चेकअप किए जाते हैं, तो वो होता है स्क्रीनिंग। हेल्थ की कंडीशन को चेक करने के लिए स्क्रीनिंग की जाती है। और एक होता है डायग्नोस्टिक ट्रायल। तो इसमें ना आदमी को सिम्टम्स दिख रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए मुझे सिम्टम दिख रहा है यूरिन बहुत कम मतलब पास आउट हो रहा है, तो एक सिम्टम दिख रहा है, इससे क्या पता चल रहा है कि लग रहा है मेरी किडनी के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। अब मैंने क्या किया कि KFT करवाया, यानी किडनी फंक्शन टेस्ट करवाया। हमने सिम्टम देख के फिर मैंने एक खास टेस्ट करवाया। कौन सा करवाया? किडनी का टेस्ट। तो ये जो टेस्ट है, ये जो चेकअप है, इसको हम लोग बोलते हैं डायग्नोसिस। ठीक है ना। तो दो तरीके की यहाँ पे ट्रायल होता है, एक होता है स्क्रीनिंग ट्रायल, ऐसे ही डायग्नोस्टिक ट्रायल्स होते हैं। तो ये भी एक तरीके के हैं क्लिनिकल ट्रायल हैं। ऐसे ही एक ट्रायल होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी एक कोई आदमी है वो बीमार है, उसको क्रोनिक डिसीज यानी बहुत पुरानी बीमारी है और वो ठीक नहीं हो रही है। तो मान लीजिए मैं कोई केमिस्ट हूँ, मैं ये कहूँगा कि मैंने एक ऐसी दवा बनाई है जो इसकी क्रोनिक डिसीज़ है ना उसको पूरी तरीके से ठीक तो नहीं करेगी, लेकिन क्या है उसको बहुत ज़्यादा वो आराम दे सकती है। जो क्रोनिक डिसीज़ से कोई आदमी सफ़र कर रहा है तो उसको कंफर्ट जोन में पहुंचाने के लिए, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए एक ट्रायल किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ ट्रायल। तो ये और भी टाइप हो सकते हैं, लेकिन ये 5 मेन और मेजर टाइप्स हैं जो कि क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर आते हैं। अब एक टॉपिक है आपके सिलेबस के अंदर जिसके बारे में आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है, वो है एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन, जिसको ANDA बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ANDA, एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन। तो ये क्या होता है? तो NADA is an application submitted to FDA for the review and approval of a generic drug for production. This application contains, ये contents नहीं है बल्कि contain यानी रखना वो वाला है, ठीक है ना। This application contain necessary data of relating drug। तो ANDA क्या है? तो ये एक तरीके का एप्लीकेशन होता है जो हम लोग देते हैं FDA को। मान लीजिए मैं कोई जेनरिक दवा बनाना चाह रहा हूँ, मान लीजिए मैं कोई जेनरिक दवा जो है उसका मैं प्रोडक्शन करना चाह रहा हूँ। अब ये जेनरिक दवा क्या है आगे अभी आप पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, ठीक है ना। तो ये समझिए कि जेनरिक दवा के बारे में इतना समझिए कि कोई पेटेंट दवा थी, यानी किसी कंपनी ने दवा बनाई थी अपने रिसर्च पे और उसको वो बेच रही थी। फिर उसका जो क्या कहते हैं, अब जो पेटेंट दवाएं होती हैं उसका एक टाइम होता है कि उतने दिनों तक कोई दूसरा उसको नहीं बेच सकता है। मान लीजिए 20 साल के लिए उन्होंने पेटेंट करा लिया। अब जब 20 साल हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग कि पेटेंट जो है वो एक्सपायर हो गया, ठीक है ना, एक्सपायरी हो गई उसकी। अब कोई भी उस दवा को बना सकता है, लेकिन उस दवा को बनाने के लिए ऐसा नहीं कि अब वो उसकी एक्सपायरी हो गई तो कोई भी ऐसे ही बना ले, नहीं, बल्कि अब जो भी बनाना चाहता है वो फिर एक एप्लीकेशन लिखता है FDA को, ठीक है ना। FDA को लिखता है कि मैं इस दवा को बनाना चाह रहा हूँ और उसके लिए कुछ डेटा वगैरह भी नेसेसरी डेटा वो लाके FDA को देता है। फिर FDA उस पर रिसर्च करता है, देखता है, उसके बाद फिर वो अप्रूवल देता है। तो उसके बाद वो दूसरी कंपनी, उसके बाद वो जिसने एप्लीकेशन दिया है उसको बोलते हैं एप्लीकेंट, तो उस दवा को अब वो बना सकता है और उसको क्या है मार्केटिंग कर सकता है, बेच सकता है। समझ में आई बात। जेनरिक दवा के प्रोडक्शन के लिए जब FDA से अप्रूवल लिया जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं ANDA। अब ये कह रहा है कि वंस FDA अप्रूव द एप्लीकेशन, जब FDA ने एक मरतबा अप्रूवल दे दिया तो जो एप्लीकेंट है वो क्या है अब मैन्युफैक्चर कर सकता है, मार्केटिंग कर सकता है, ठीक है ना, उस जेनरिक दवा को। टू ऑफर ए सेफ, इफेक्टिव एंड लोअर कॉस्ट अल्टरनेटिव ड्रग टू दी ब्रांड ड्रग नेम। समझ में आ गई बात कि कोई ब्रांड ड्रग नेम है तो वो जो ब्रांड नेम ड्रग होती हैं, यानी समझिए कि कोई दूसरा उसको पहले बना नहीं पा रहा था, उन्होंने अपना एक ब्रांड बना लिया था, वही बेच रहे थे। तो वो लोग क्या करते हैं, चूंकि उन्होंने उसके ऊपर मेहनत किया है, बहुत रिसर्च करके एक नई दवा डेवलप की है, तो उसमें हाई रेट वो लोग लेते हैं।
समझ में आ रही बात। जो दवाएं ब्रांड नेम से बिकती हैं उसका रेट ज़्यादा होता है, ठीक, लेकिन अगर उसी दवा को जेनरिक नेम से बेचा जाए तो उसका रेट कम होता है। तो वही कह रहे हैं कि जब जो एप्लीकेंट है, जब वो अपनी दवा, अब जो एप्लीकेंट है जब वो उस ब्रांड वाली दवा को अब वो जेनरिक दवा बनाएगा तो उसमें वो क्या करेगा, उसको ऑफर करेगा, यानी लोगों को पेश करेगा। एक तो सेफ होगी वो दवा, ठीक है ना, दवा सेफ होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए, और जो ब्रांड नेम वाली दवा है उसके मुकाबले में इसका रेट कम होना चाहिए। समझ में आ रही बात, उसके मुकाबले में इसका रेट क्या हो, कम होना चाहिए। अब एक चीज़ और आपने इसमें पढ़ा है एब्रीविएटेड, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि इसमें एप्लीकेशन दिया जाता है और वहाँ से अप्रूवल मिलता है, फिर आदमी उसको बेच सकता है। तो फिर इस एब्रीविएटेड का मतलब क्या है, तो इसका मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, जेनरिक ड्रग एप्लीकेशन आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड प्री क्लिनिकल एंड क्लिनिकल डेटा टू प्रोवाइड सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ड्रग्स, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एब्रीविएटेड एप्लीकेशन। समझ में आया कि ये जो एप्लीकेशन दिया जाता है तो इसमें दवाओं के रिगार्डिंग प्री क्लिनिकल या क्लिनिकल ट्रायल के जो डेटा हैं वो सब सबमिट नहीं करना पड़ता है, इसलिए कि जो दवा ब्रांड नेम के साथ बिक रही है उस पर ये सब कुछ हो चुका है। क्लिनिकल ट्रायल्स और प्री क्लिनिकल ट्रायल्स ये सब डेटा क्या है, पहले ही सबमिट किया जा चुका है। और तो इसलिए जब कोई जेनरिक दवा बनाने के लिए एप्लीकेशन देता है तो उसको ये सारे डेटा सबमिट करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एब्रीविएटेड, ठीक है ना, यानी उसको समझिए एप्लीकेशन को छोटा कर दिया गया है। समझ में आ रही बात, इसमें क्या किया गया, एप्लीकेशन को छोटा कर दिया गया है, उसी को हम लोग समझिए बोलते हैं एब्रीविएटेड एप्लीकेशन। ठीक, आगे एक टॉपिक है न्यू ड्रग एप्लीकेशन, एनडीए। तो एनडीए क्या है, तो एनडीए इज एन एप्लीकेशन सबमिटेड टू यूएस एफडीए टू गेट परमिशन फॉर मार्केटिंग ए न्यू ड्रग प्रोडक्ट इन यूएस स्टेट्स। कोई भी अगर किसी नई दवा को यूनाइटेड स्टेट के अंदर बेचना चाहता है, मान लीजिए मैं किसी नई दवा को यूनाइटेड स्टेट के अंदर जहाँ पे पहले से रजिस्टर्ड नहीं है वहाँ पे लाके मैं बेचना चाहता हूँ, तो मुझे पहले उसके लिए एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा यूएस एफडीए को। वहाँ से जब अप्रूवल मिलेगा, अब मुझे उस एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे क्या है डेटा देने पड़ते हैं कि वो दवा जो है उसकी सेफ्टी कैसी है, इफेक्टिवनेस कितना है, कितना वो काम कर रही है, उसका स्ट्रेंथ क्या है, क्वालिटी क्या है। तो बहुत सारे डेटा मैं देता हूँ एफडीए को। अगर एफडीए को लगता है कि ये सारे डेटा सही है और दवा ये अच्छी है, अगर वो सेटिस्फाई होते हैं तो फिर क्या है अप्रूवल देते हैं उस दवा को मार्केटिंग करने के लिए, बेचने के लिए, वरना फिर क्या है वो रिजेक्ट कर देते हैं, डिनाई कर देते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कि न्यू ड्रग एप्लीकेशन क्या होता है। अब कोई एप्लीकेशन देता है मतलब एफडीए को, तो उसको क्या क्या इन्फॉर्मेशन से देने पड़ते हैं दवा से रिलेटेड, ठीक है। तो उसमें क्या देना रहता है, प्रोसीजर ऑफ क्लिनिकल टेस्ट, यानी जो आपने क्लिनिकल टेस्ट किया उसका क्या प्रोसीजर था, उसका क्या रिजल्ट रहा, ठीक। ऐसे क्या इंग्रेडिएंट्स ऑफ द ड्रग, और जो दवा है उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट आपने मिला रखा है उसके बारे में आपको बताना रहता है। ऐसे ही रिजल्ट ऑफ एनिमल स्टडीज़, यानी एनिमल के ऊपर आपने उसकी स्टडी की, यानी आपने प्री क्लिनिकल ट्रायल किया तो उसका क्या नतीजा रहा, क्या रिजल्ट रहा, वो सारा डेटा आपको देना पड़ता है। ऐसे ही फार्मेकोकाइनेटिक का डेटा आपको देना पड़ता है। अब ये फार्मेकोकाइनेटिक और फार्मेकोडायनेमिक ये शुरू में ही मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो फार्मेकोकाइनेटिक क्या है, तो यानी हमारी जब हम लोग दवा खाते हैं तो दवा हमारी बॉडी के साथ जाके क्या करती है, यानी क्या उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन आता है, समझिए वही होता है फार्मेकोकाइनेटिक्स। और क्या डेटा देना पड़ता है, तो मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ ड्रग, ये सारा डिटेल आपको देना पड़ता है एफडीए को। उसके बाद फिर वो उस पर रिव्यू करते हैं, देखते हैं, फिर आपको वो अप्रूवल देते हैं। अब एक टॉपिक है न्यू ड्रग डेवलपमेंट। ये क्या था, न्यू ड्रग एप्लीकेशन, ठीक है ना। ये क्या था, न्यू ड्रग एप्लीकेशन, यानी यूनाइटेड स्टेट के अंदर किसी दवा की आप मार्केटिंग करना चाहते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यू ड्रग एप्लीकेशन। लेकिन ये जो अब हम लोग पढ़ रहे हैं वो है न्यू ड्रग डेवलपमेंट, यानी एक नई दवा को असरे नौ, यानी एक नई दवा को बिल्कुल शुरू से बनाया जा रहा है। तो उसके बारे में आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट लेना है। तो न्यू ड्रग डेवलपमेंट इज़ ए वेरी डिफ़िकल्ट, टाइम कंज्यूमिंग एंड वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस, ठीक है ना। अगर नई दवा आप क्या है डिस्कवर करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसके अंदर। ऐसा नहीं कि 1-2 साल में ये बन जाता है, बहुत लंबा टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, यानी बहुत सारे पैसे इसमें खर्च होते हैं, तब जाके एक नई दवा को डेवलप किया जाता है।
ठीक है। और दूसरी बात, लेस देन 1% ऑफ कंपाउंड्स दैट गो अंडर रिसर्च फॉर डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू ड्रग बिकम्स ए अप्रूव्ड एंड लाइसेंस मेडिसिन। ये कह रहे हैं कि बहुत सारे जो कंपाउंड्स हैं, बहुत सारे जो सब्सटेंस हैं जो नई दवा बनाने के लिए रिसर्च के अंडर में आते हैं, उन पे रिसर्च किया जाता है, तो उनमें से 1% से भी कम कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो अप्रूव्ड होते हैं नई दवा के रूप में। समझ में आ रही बात? ऐसे समझिए कि मान लीजिए 100 अलग अलग सब्सटेंस पे आके 100 अलग अलग सब्सटेंस मैं ले आया और उन पे रिसर्च किया उनको दवा बनाने के लिए, तो उन 100 अलग अलग इंग्रेडिएंट में से सिर्फ 1% या उससे भी कम, समझ में आ रही बात, यानी एक या समझिए आधा कोई कंटेंट यानी आधा कोई इंग्रेडिएंट होता है जो पास होता है इस बात के लिए कि हाँ ये क्या है, एक दवा के रूप में इसको हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और दवा के लिए इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तब तो जाके वो एक ड्रग बनता है। समझ में आ रही बात? तो कितना ज़्यादा मुश्किल काम है। 100 दवाओं पर रिसर्च किया गया, उनमें से एक दवा भी पूरी तरीके से अप्रूव्ड नहीं हुई, तो इसलिए कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव एक प्रोसेस होता है नई दवा को बनाना। न्यू ड्रग डेवलपमेंट गो अंडर 5 क्रिटिकल स्टेजेस इंक्लूडिंग सेवरल फेजेस। ये कह रहे हैं कोई भी नई दवा जब डेवलप होती है, बनती है, तो वो 5 क्या क्रिटिकल स्टेज से गुजरती है, यानी 5 समझिए बहुत अहम स्टेज से पास होके गुजर के वो आगे जाती है और उसमें बहुत सारे फेजेस भी आते हैं। अब वो 5 क्रिटिकल स्टेजेस क्या हैं? तो सबसे पहले क्या है, डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट, यानी सबसे पहले आपने किसी दवा के बारे में पता लगाया कि इसके अंदर कोई कंटेंट है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। समझ में आ रही बात? इसके अंदर कोई एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है जो मतलब किसी बीमारी को ठीक किया जा सकता है, तो आप उसको उस पर रिसर्च करते हैं और ज़्यादा पढ़ते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, प्री क्लिनिकल स्टडीज़ होती है, यानी एनिमल्स वगैरह पे उसको फिर चेक किया जाता है कि उसका क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। फिर उसके बाद क्लिनिकल स्टडीज़ होती है, यानी फिर अब इंसानों पे उसको टेस्ट किया जाता है। अभी आपने पढ़ा ना क्लिनिकल ट्रायल्स, तो वो किया जाता है। फिर उसके बाद होता है FDA ड्रग रिव्यू, उसके बाद फिर उसको FDA के पास भेजा जाता है कि ये दवा मैंने डेवलप की है, ये मैंने इसका क्लिनिकल ट्रायल, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स किया है, अब आप देखिए कि कितना ज़्यादा इफेक्टिव है, कैसी है, नहीं है, फ़ायदेमंद है कि नुकसानदेह है। तो FDA के पास पूरा डेटा भेज दिया जाता है, वो उस पर रिव्यू करते हैं। अगर वहाँ से मतलब अप्रूवल मिल जाता है, फिर उसके बाद वो दवा बनाई जाती है और पोस्ट मार्केटिंग ड्रग सेफ्टी मॉनिटरिंग होती है, यानी अभी उस दवा को मतलब एकदम आम करने से पहले तो फिर एक और ट्रायल होता है, समझिए उसको बोलते हैं पोस्ट मार्केटिंग ड्रग सेफ्टी मॉनिटरिंग, यानी कुछ लोगों को पहले वो दवा यूज़ कराई जाती है और देखा जाता है कि ये दवा सेफ़ है कि नहीं है, इसकी एफिकेसी कैसी है, फिर उसके बाद तब उसको क्या है पूरी तरीके से मार्केटिंग की जाती है। तो ये बहुत सारे क्या है प्रोसेस से गुजरने के बाद तब एक दवा क्या आती है, मार्केट में आती है और उसको हम और आप खरीद के यूज़ करते हैं। अब एक टॉपिक है न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स 2019। ये लास्ट टॉपिक होगा इस वीडियो के अंदर, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। तो न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल्स क्या है, तो अपना इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर क्या है क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए मतलब पहले से ही क्या है समझिए एक तरीके से रूल बने हुए हैं। समझ में आ रही बात? अपने इंडिया के अंदर कोई क्लिनिकल ट्रायल्स करना चाहता है, कोई नई दवा डेवलप करना चाहता है, तो उसके लिए रूल्स वगैरह पहले से बने हुए हैं। तो वो जो रूल्स वगैरह हैं उसको फिर से 2019 के अंदर रिवाइज किया गया। समझ में आ रही बात? उसको अपडेट किया गया एक तरीके से समझिए। तो अब उसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, पुराना जो है उसके बारे में नहीं, बल्कि जो 2019 के अंदर अपडेट हुआ है तो उसमें कुछ थोड़ी बहुत बातें आपको पढ़ना है, ठीक है ना। क्लिनिकल ट्रायल्स आप समझ चुके हैं, उसी से रिलेटेड कुछ रूल्स वगैरह हैं, ठीक है ना, कुछ प्रोविजंस हैं, कुछ बातें हैं। तो द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज़ रिलीज द लेटेस्ट ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स इन 2019। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, जिसके बारे में आपको कई बार बता चुका हूं कि ये क्या है, तो उन्होंने सबसे लास्ट में 2019 के अंदर क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड जो रूल्स हैं वो उन्होंने रिलीज़ किया। कब किया? 2019 के अंदर। तो द न्यू रूल्स प्रोमोट द क्लिनिकल रिसर्च एंड प्रोवाइड ईजी एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स लाइक ऑर्फन ड्रग्स, पोस्ट ट्रायल एक्सेस, प्री एंड पोस्ट सबमिशन मीटिंग। तो जो पुराने रूल्स बने हुए थे ना, तो ये जो नया रूल आया है तो इसने क्या किया, प्रमोट किया, यानी कुछ इसने मतलब फैसिलिटी दी, कुछ अच्छी बातें प्रोवाइड की। तो उसके ज़रिए से इस रूल ने क्या किया, रिसर्च को यानी ज़्यादा से ज़्यादा क्या रिसर्च किया जाए, नई नई दवाएं बनाई जाएं, तो इसको इन्होंने क्या किया, इसको प्रोमोट किया।
और बहुत सारे जो ऐसे क्या है इस रूल के अंदर जो पहले से कुछ मतलब ऐसे टर्म्स थे, जो कुछ टॉपिक्स थे जो बहुत ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड से समझ में नहीं आते थे, बहुत मुश्किल थे, तो उसको इन्होंने क्या है बहुत ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करके रिप्रेजेंट किया, उसको समझ में आ रही बात, बहुत आसान करके उसको पेश किया। जैसे कि ऑर्फन ड्रग है तो ये पहले बहुत मुश्किल समझा जाता था, लोगों को आसानी से समझ में नहीं आता था, तो इसकी एक इजी एक्सप्लेनेशन दी। ऐसे क्या था पोस्ट ट्रायल एक्सेस के बारे में उन्होंने इजी एक्सप्लेनेशन दिया। ऐसे प्री एंड पोस्ट सबमिशन मीटिंग, ये कुछ टर्म्स हैं, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो मतलब इस रूल के अंदर आते हैं, तो इन सारी चीज़ों को इन्होंने क्या बहुत ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ में पेश किया इस रूल के अंदर। ठीक, अब ये जो रूल है ना ये आप पढ़ेंगे नहीं पूरा, अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे रूल्स बताए गए हैं, समझ में आ रही बात। और इसको ना 13 चैप्टर के अंदर बांटा गया है। मैंने इसको डाउनलोड किया तो ये तकरीबन 200 या 250 से ज़्यादा पेजेस हैं इस रूल्स के अंदर, समझ में आ रही बात। जो क्या होता है क्लिनिकल ट्रायल्स रूल्स 2019 है जो, इसके अंदर समझिए 250 से ज़्यादा पेजेस हैं। इसको 13 चैप्टर के अंदर बांटा गया है और फिर हर चैप्टर के अंदर बहुत सारे रूल हैं। तो मैंने कहीं पढ़ा कि हर चैप्टर के अंदर तकरीबन 107 रूल्स बताए गए, यानी 107 अलग अलग रूल्स, 107 अलग अलग बातें बताई गई हैं जो कि आपको क्लिनिकल ट्रायल से रिगार्डिंग ध्यान में रखना है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी क्लिनिकल ट्रायल्स रूल के बारे में। अगर आप इसको पूरे को डिटेल से पढ़ने जाएंगे तो 13 चैप्टर का तो सिर्फ ये अकेले ये रूल्स हैं, आपका 2-3 महीना तो सिर्फ इसी एक रूल को पढ़ने में गुजर जाएगा। तो आपको पूरा रूल नहीं पढ़ना है, सिर्फ उसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझना था। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर और जो बाकी टॉपिक्स रह गए हैं उसको आप कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।